नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलिफेंट के बारे में और केरला की कहानी। एक छोटी सी स्टोरी है केरला की कहानी जिसमें हीरो है आपका अरिकम्बन। अब अरिकम्बन क्या होता है वो सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। बहुत बरसों से ना एक एलिफेंट ने परेशान करके रख दिया था केरला में, खास करके आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द के एरिया को। इसने 11 आदमी, मतलब 11 आदमी इसके द्वारा मारे भी गए थे, मतलब ट्रेम्पेड हो गए, कुचल दिया या कुछ कर दिया, तो मारे भी गए थे। और ये बहुत ही रिसेंट और ज्वलंत एग्जाम्पल है आपका व्हाट वी कॉल्ड इन इकोलॉजी द एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये आम बात हो गई है, लेकिन इसमें है ना, इसमें एक्चुअली क्या है कि कल्प्रिट हम हमेशा एनिमल्स को बना देते हैं। वैसे भी हाथी जो है, मतलब हाथी जो है वो बहुत ही बुद्धिमान, इसको कहा जाता है माइंडली बहुत शार्प ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग कल्प्रिट हमेशा एनिमल को बना देते हैं, लेकिन ओरिजिनल कल्प्रिट जो है ना वो हम लोग हैं। अभी तो ये डिग्निफाई भी हो गया कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया बन चुकी है, मतलब ऑफिशियली ये प्रूव्ड हो गया। हम ऐसा एजप्शन लगाते थे, लेकिन अब ये प्रूव्ड हो गया, तो इसको फाइनली पकड़ लिया गया। पकड़ करके ये आप देख सकते हैं केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ करके किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर लेके चले गए लोग, और इसको फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा वाइल्ड में। अरिकम्बन, इसका गांव वालों ने ना इसका नाम रख दिया था अरिकम्बन। अरिकम्बन का मलयालम में मतलब होता है ना, जिसको एफिनिटी हो, जिसको ज़्यादा पसंद हो राइस, मतलब जिसको चावल से ज़्यादा लगाव हो, उसको क्या बोलते हैं? अरिकम्बन। एक चीज़ होता है और, तो इसको ये लोग नाम रख दिए थे अरिकम्बन। यहाँ तक ही मतलब ये इतना स्मार्ट था कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से राशन मिलता है ना, कंट्रोल प्राइस पे जहाँ से राशन मिलता है, उसको ये लूट लेता था राइस के चलते। मतलब राइस के गनी बैग्स वगैरह, चावल के बोरे वगैरह को ये उठा कर ले जाता था, खा जाता था, बर्बाद कर देता था। तो इसको राइस इतना पसंद था, तो इसको फाइनली पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। अब गांव के लोग अच्छे से रहेंगे। तो अरिकम्बन। एक इसमें और होता है कुनकी। कुनकी एलिफेंट। कुनकी एलिफेंट वैसे एलिफेंट को कहते हैं जिसको हम कैप्चर करके, पहले से पकड़ करके उसको ट्रेंड करते हैं। वाइल्ड ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट वाले या बार बार इंक्रोच करते हैं जो विलेज लेवल पे, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये सपोर्ट करती है। मतलब ये एलिफेंट ही होती है लेकिन सपोर्ट करती है इंसान को, उसको क्या बोलते हैं? कुनकी एलिफेंट। तो ये एक तो टर्म याद रखिएगा, कुनकी एलिफेंट। अब क्या है कि मेनली दो स्पेसीज है आपके पास, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। आपको अगर इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो ना, कभी भी कंफ्यूजन हो, तो दोनों एलिफेंट का कान देखिएगा। जब आप अफ्रीकन एलिफेंट का कान देखिएगा ना, उसका एयर एयर पिन ना, तो वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसा दिखेगा। इंडियंस वालों का कान देखिएगा तो ऐसे थोड़ा नॉर्मल दिखता है, तो आप पहचान सकते हैं। दूसरी बात, अफ्रीकन स्पेसीज में जो होता है ना, मेल और फीमेल दोनों के ये आपके दांत होते हैं, हाथी के दिखाने वाले दांत। जो वो हाथ दांत दिखाते हैं, इधर क्या है, मेल और फीमेल दोनों को होता है, फीमेल। और हमारे एशियन में सिर्फ मेल को होता है, मेल को होता है। कभी कभी ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि पॉपुलेशन और ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे, मतलब आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा कि इंडिया को आप क्रिटिसाइज करें या अप्रिसिएट करें। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, लेकिन कैन यू इमेजिन जो 55%, मतलब मोर देन 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना एलिफेंट का, वो इंडिया में है। हम लोग क्या मानते हैं कि सबसे ज़्यादा हाथी जो होंगे ना वो अफ्रीकन होंगे, लेकिन कहाँ है पॉपुलेशन 55%? इंडिया में। ऐसा ही आप टाइगर के बारे में देखिए, 75% पॉपुलेशन टाइगर का इंडिया में है। एशिया लायन सिर्फ इंडिया में मिलता है, एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में है। हमारे पास एक दिक्कत हो गई थी कि चीता यहाँ से इंस्टिंक्ट हो गए थे, हमने उसको भी री इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 55% है। वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अब ये 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली क्या है ना कि जो क्वीन थी, क्वीन स्कृति इंडोनेशिया में, उन्होंने कहा था कि जो भी कैप्टिटिव एलिफेंट है, इंडोनेशिया के कल्चर में ना एलिफेंट का काफ़ी महत्व है। तो इंडोनेशिया की जो महारानी थी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि आप जो कैप्टिटिव एलिफेंट, मतलब जो पाल पोस कर अपने पास रखते हैं, उनको री इंट्रोड्यूस किया जाए वाइल्ड लाइफ में। उसके बाद कनाडा के दो फोटोग्राफर थे, या जियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं आप, तो इस प्रोग्राम के साथ मिल करके वो 12 अगस्त को लॉन्च हुआ था। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर से ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। फिर इसमें जोड़ दिया गया अफ्रीकन एलिफेंट की
मतलब कमजोरी का, इनके पिल्थ का, इनके दुख दर्द का, क्योंकि इनका भी अस्तित्व काफ़ी खतरे में है। तो 12 अगस्त को हम एक दिन एलिफेंट के लिए मनाते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये आपको यहाँ तक, मतलब अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये जो ह्यूमन, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अरिकम्बन तो एक एग्जाम्पल है, अरिकम्बन के बारे में कभी नहीं पूछेगा आपसे। अब ये बात निकली है तो हमको जो बात करना है वो हम बात करेंगे। तो आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब इसको तो मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। तो अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के। 2017, मतलब 2017 के 2017 के अनुसार हमारे पास 29,900 के आसपास एलिफेंट हैं। ये कितने फ्रीक्वेंसी के बाद एलिफेंट का सेंसस होता है? तो 5 साल। टाइगर सेंसस 4 साल, टाइगर सेंसस 4 साल। ये अब कितने साल के बाद होगा? 5 ईयर्स के बाद सेंसस होगा। अभी एलिफेंट कितनी है? 29,900 इंडिया में। इंडिया ने कंजर्वेशन के लिए क्या बनाया था? एलिफेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1992। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 72। उसके जस्ट 20 साल बाद क्या आया? 72 और 20 साल बाद क्या आया? 92 में आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट। इस कोलिजन को, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काफ़ी एप्रिसिएबल पॉपुलेशन है। मतलब माना जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का हम लोग 55% रखते हैं, तो काफ़ी एप्रिसिएबल पॉपुलेशन है। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया गया था एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए, और इसको एक टैग दिया गया, हेरिटेज एनिमल। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत, हमारी विरासत का ये जानवर है। 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, तो उससे पहले मैं प्रोजेक्ट टाइगर पे बात किया हूँ, वीडियो बनाया हूँ। उससे पहले लायन हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था। तो उस समय ये टाइटल जो है, ये टैग जो है नेशनल एनिमल का, वो टाइगर को दे दिया गया, क्योंकि उसका संरक्षण बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जब 1992 में शुरू हुआ तो नेशनल, अब एनिमल दो ठो तो नहीं रख सकते हैं, इसको एक अलग टैग दिया गया, विरासत एनिमल, मतलब हेरिटेज, विरासत, विरासत का जानवर, हेरिटेज एनिमल इसको दे दिया गया। इनसे मिलता जुलता एक ऑर्गेनिज्म जो आज दुनिया में नहीं है, इंस्टिंक्ट हो गया उसको, मैमथ। आपने ऊली मैमथ, उसके शरीर पे पूरी तरह से बाल होता था, इनमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड और रिड्यूस अमाउंट में बाल होता है, आज की जो मॉडर्न ये हाथियाँ हैं। नेक्स्ट, अब एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए अफ्रीका थोड़ा हमसे कामयाब है। एक होता है ना स्टॉर्म लाइट, स्टॉर्म लाइट, और दूसरा होता है चिली पाउडर। और हनी बी। तंजानिया, बोट्सवाना वगैरह साउथ अफ्रीका में वो लोग क्या करते हैं? स्टॉर्म लाइट लगाते हैं। ये एक फ्लैश लाइट है जो रात में आप फार्मलैंड में लगा देंगे ना, तो ऑल डायरेक्शन में घूमता है और वो एक रेगुलर इंटरवल पे फ्लैश लाइट मारते रहता है। तो हाथियाँ, मान लीजिए कि हाथी वगैरह आपके फील्ड में है, तो उनको अचानक से ऐसा फील होता है कि अरे अरे कोई आ गया, फार्मर आ गया, हम पे टॉर्च जला दिया, तो वो डर करके भाग जाते हैं। दूसरा है आपका चिली पाउडर। इसमें आपको एक केमिकल मिलता है, उसको बोलते हैं कैप्सिन। कैप्सिन, कैप्सिन से इनको इरिटेशन है, कैप्सिन से हाथियों को इरिटेशन है। तो चिली पाउडर हम क्यों लगाते हैं? कैप्सिन के चलते। यार कैप्सिन क्या है? कैप्सिन से इनको इरिटेशन है। वो कैप्सिन उनके शरीर में लगता है या नाक उक में जाता है ना, तो इनको परेशानी होती है, तो फिर वो दोबारा नहीं आते कि वहाँ पे अरे यार वहाँ पे चिली पाउडर है। तो जो यहाँ से फार्मलैंड शुरू हुआ, यहाँ पे एक बैरियर रहता है, बैरियर के पीछे इधर आपका नेशनल पार्क या फॉरेस्ट एरिया, तो इस बैरियर पे ये वो लोग लगा देते हैं चिली पाउडर, मतलब किसी ऑयल में इसको घोल बना करके पूरा पोत देते हैं। तो हाथी ऐसा हर चीज़ अपने सूंड से ही सूंघता है या सुड़कता है, उसको चेक करता है, तो वो चेक करता है तो उसको परेशानी होती है, तो हाथी भाग जाता है। तीसरा है हनी बी। इनको हनी बीज से भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने फार्म में जो भी आप कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, उसके साथ अगर आज बी फार्मिंग भी करते हैं, तो वो हमेशा दिन टाइम में तो हवा में उड़ते रहती हैं, उनके बजिंग वगैरह से इनको डिस्टर्बेंस होती है। तो ये अगर लीगल लेवल पे देखा जाए, मतलब लार्ज स्केल पे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो एलिफेंट कॉरिडोर खोज रही है। ये कहानी शुरू होती है आपके 2005 से। 2005 में कितने थे? 88, और अभी कितने हो गए हैं? 101 कॉरिडोर आइडेंटिफाइड हो गए हैं। अब ये कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर एक्चुअली, अब देखिए आप थोड़ा ना दिमाग में लगाइए, दिमाग में ऐसा पिक्टोग्राफिक आप सोचिए कि
केरला है, केरला से ऊपर में क्या सटा हुआ है, तो आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक से ऐसा नहीं है कि जो हाथी केरला की है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी कि ना ना हम खाली मलयालम समझते हैं, हमको मलयालम वाला ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा लगता है, हम कन्नड़ में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कन्नड़ कर्नाटका की एलिफेंट आपकी तमिलनाडु में जाती है, तमिलनाडु वाली आपकी केरला में आती है, सारे लोग ऐसा घूमते रहते हैं अच्छे से। तो जहाँ पे दो, जैसे ये एक फॉरेस्ट एरिया है और ये एक फॉरेस्ट एरिया, तो इनके बीच में ऐसा सिचुएटेड एक अनडिस्टर्ब्ड एरिया छोड़ दिया जाता है जहाँ से मान लीजिए कि हाथी आसानी से जा सके। तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक 101 कॉरिडोर ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है जिसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, ताकि ये एक फॉरेस्ट एरिया से, एक कंजर्व एरिया से दूसरे कंजर्व एरिया में जब ये जाते हैं, एक्चुअली क्या है ना, जितना दूर में हाथी घूमते हैं ना उसको कहा जाता है होम रेंज। वो 250 किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर के 3500 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। सोचिए इतना बड़ा एरिया चाहिए और इनको उसी मात्रा में खाना भी चाहिए। हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, कहा जाता है हाथी को खिलाना बड़ी बात है। तो ये वाटर के रिसोर्स में, फूड के रिसोर्स में, एरिया वाइज और अपने एंसेस्टर से सीख करके जनरेशन बाई जनरेशन इनकी लीडर एक हमेशा हथनी ही होती है। लीडर इनकी हमेशा एक हथनी ही होती है। ये हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, देख सकते हैं आप। ये हथनी है कन्फर्म, ये जो आगे चल रही है सबसे फ्रंट में, ये एक फीमेल एलिफेंट है और वो अपने जो बड़ी होंगी उनसे वो सीख करके ये सारा चीज़ की वाटर का लोकेशन क्या है, ड्राई सीजन में वाटर कहाँ मिलेगा, ड्राई सीजन में हमको फूड कहाँ मिलेगा, इनको सब पता होता है। इनके जाने के बाद कोई और इसमें जो बड़ी होगी, इसकी मौसी या बहन, सिस्टर वगैरह, वो इसका जगह ले लेगी। लेकिन हर्ड की, इनके ग्रुप की मुखिया हमेशा फीमेल होती है। तो ये हुई इनकी बात। तो इसलिए कॉरिडोर बनाना बहुत ज़रूरी है। कॉरिडोर अगर हम बना देते हैं तो इनको विलेज और पॉपुलेटेड एरिया से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हैं। जब हाथी ना अपने सूंड को ऐसा फोल्ड कर ले, हाथी, कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हाथी एक्चुअली में बहुत स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। देखिए आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि लायन भी ग्रुप में रहता है, बहुत सारी लाइनस रहती हैं, फीमेल लायन, और एक ग्रुप लीडर अल्फा मेल रहता है जो ग्रुप लीडर रहता है। तो अगर एक लाइनस मर गई और उसके एक बच्चा है तो दूसरी लाइनस उसको नहीं रखेगी। उस बच्चे को अगर वो काबिल नहीं है, बहुत छोटा है, तो उसको मरना ही पड़ेगा। बट एलिफेंट में ऐसा नहीं है। अगर कोई मदर एलिफेंट का डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी जो सिस्टर है या कोई दूसरी फीमेल एलिफेंट है जो लेक्टेटिंग है, मतलब उसका भी बच्चा है, तो वो उसको गोद ले लेती है। ये सिर्फ एलिफेंट में देखा जाता है। तो ये मतलब अपने कम्युनिटी और टुगेदरनेस के लिए काफ़ी इमोशनल होते हैं और कभी कभी ये इमोशन प्रदर्शित भी करते हैं। एक हाथी का एक्सीडेंट हो गया था आपका असम में, ट्रेन से, उसकी डेथ हो गई थी। सारे हाथी जंगल से निकल करके रेलवे ट्रैक पे बैठ गए थे। ये एग्जाम्पल है, इनमें इमोशंस होता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन इनको पहचानना ना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो एक सिचुएशन आता है ना मेल में, मेल ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, फीमेल नहीं होती है। वो तो खैर मेल एग्रेसिव नहीं होगा तो मेल ही कैसा। तो एक सिचुएशन इनके कंडीशन आता है इनके लाइफ में, उसको कहा जाता है मस्त। मतलब जब ये जुवेनाइल हो जाते हैं, दे आर बिकम रिप्रोडक्टिव। जब ये रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं तो इनमें बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन का ब्लास्ट हो जाता है अंदर में, तो इनमें बहुत एग्रेशन दिखता है और हार्मोन सिक्रीशन होने लगता है ये कान के बिहाइंड से, जिससे इनको बहुत इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने के उस समय ये ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इनको सिक्कड़ उकड़ में बांध करके मस्त पीरियड को अवॉइड करने के लिए रखा जाता है प्रोटेक्शन में, कि ये पब्लिक एरिया में ना कुछ भी आएगा तो उस समय ये अटैक कर देगा। और जब हाथी ना अपना सूंड को ऐसा फोल्ड कर ले और आपके तरफ बढ़ जाए, तब आप भाग जाओ। जब तक वो ऐसा आ करके डरा रहा है तब तक तो ठीक है। ऐसे अगर उसने अपने सूंड को फोल्ड कर लिया तो वो अटैक करेगा, 100% अटैक करेगा। तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिया। तो ये थी हाथियों के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा, ये है मिस्टर बोपन्ना। इनका क्या नाम है? बोपन्ना। और ये है बेली। ये लेडीज हैं, ये कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ। ये है रघु। फॉरेस्ट रेंजर क्या करते हैं, कभी कभी ये एक लोकल पीपल हैं जो सिचुएटेड रहते हैं फॉरेस्टेड एरिया के और कंजर्व एरिया के, मतलब नेशनल पार्क वगैरह के अंदर ही ये रहते हैं। तो कोई जो ऑर्फेंड बच्चा होता है ना एलिफेंट का जो ऑर्फेंड बच्चा होता है, तो इन लोगों को दे दिया जाता है कि आप इसको पालिए पोसिए अच्छे से, क्योंकि इनका यही काम है। ये ट्रेडिशनली इस चीज़ को जानते हैं, इनके एंसेस्टर फोर फादर यही काम करते हुए गए हैं।
तो इनके ये अंदर होता है। तो इसी पे एक फिल्म बनी जिसका नाम था एलिफेंट विस्पर। फिल्म नहीं कहेंगे, उसका मोर प्रिसाइज नाम होगा, एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया। मतलब इन दोनों ने इतने अच्छे से इस रघु का पालन पोषण किया, और ये जब बड़े हो जाते हैं, खुद चलने फिरने लायक हो जाते हैं। जैसे आपको हमारे छोटे बच्चे जो इंसान के होते हैं, उनको अपने लिम्स मतलब पैर और हाथ को कंट्रोल करना कि कैसे यूज करना है। अब किसी बच्चा को खाना दीजिएगा तो खाना हाथ में लेगा और यहाँ ऐसे डाल लेगा, मतलब उसका अपना हाथ है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता मुंह में डालने के लिए। जस्ट लाइक उसी तरह इनका सूंड होता है, इसको कंट्रोल करना इनको सीखना पड़ता है, क्योंकि सारा काम इनको उसी से करना है, खाना खाना है, पानी पीना है। तो ये सूंड कंट्रोल करना ये लर्न करते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम। जब ये अपने झुंड में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो अपनी माता जी को देख के, मौसी को देख के ये लर्न करते हैं। ये सारा चीज़ ये लोग जानते हैं कि अगर माता पिता नहीं है तो कैसे सिखाया जाए। तो ये जब सीख जाते हैं तो इनको वापस फिर री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जंगल में, वाइल्ड इन्वायरमेंट में, फिर ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और इनके लिए कुछ अमाउंट देती है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये बात है। तो 2017 में आपका सेंसस के अनुसार हमारे पास 29,000 हाथी हैं। कॉन्फ्लिक्ट का जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में है। ईयरली मतलब 2021-22 में वहाँ पे 133 आदमी हाथियों द्वारा मार दिए गए। उसके बाद आपका नंबर आता है उड़ीसा का, और उसके बाद वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पे एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है। 21-22 में ही आदमी कितने मरे? 500 के आसपास। और हाथियाँ कितनी मरी? हाथियाँ भी मरती हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, वार होगा दो स्पीसीज में, तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। तो हाथी कितनी मरी? तो हाथी 85 का डेथ हो गया। और ये सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ होता है? इलेक्ट्रो लोकेशन से। आपका कर्नाटक और तमिलनाडु और ये वाला क्षेत्र में ना, लोग कभी कभी, एक केस आया था अभी पिछले ही साल, एक हाथी थी, कुछ लोग बम बांध के नारियल ओरियल के डब्बे में रख देते हैं अपने फील्ड को बचाने के लिए। मतलब फार्मर भी क्या करेगा, अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी? यहाँ पे मतलब ये कभी कभी अजीब सिचुएशन हो जाता है कि जिसका एक बीच का रास्ता निकालना मतलब इतना कठिन हो जाता है। तो वो एलिफेंट क्या आती है, वो उठा करके खाते हैं और उनके मुंह में ब्लास्ट कर जाता है, तो वो मर जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअली रखा जाता है वाइल्ड हॉग्स के लिए, जंगली सुअर वगैरह के लिए। लेकिन कभी कभी ये फंस जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट रेंजर ने सोचा ना कि इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर थोड़ा सा झटका लगेगा करंट का तो कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे जो बार्ब वायर होता है ना, जो फार्म एरिया और फॉरेस्ट एरिया को डिवाइड करता है, बाउंड्री बनाता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा देते हैं। तो कभी कभी ये आते हैं, छूते हैं, झटका लगता है तो भाग जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं तो उससे भी डेथ हो जाती है। तो इनका जो सबसे ज़्यादा डेथ का जो रिपोर्ट है वो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला क्षेत्र से। लेकिन आज झारखंड में जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये इंसानों को हानि पहुँचा है। तो ये है आपके एलिफेंट के बारे में। हमने क्या जाना कि एलिफेंट एक हेरिटेज ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको दो एलिफेंट दिखाया जाए कि ये इसमें से एशियन कौन है, अफ्रीकन कौन है, तो मैंने आपको बोला कि आपको एयर पिन्ना देखना है। एयर पिन्ना ये जस्ट आपको अफ्रीका का मैप जैसा दिखेगा। तो अफ्रीका का मैप जैसा दिखेगा तो अफ्रीकन हाथी। एक दूसरा डिफरेंस होता है कि दोनों के टस्क होते हैं। एशियन एलिफेंट में सिर्फ मेल को होता है। तो ये सारी बातें, कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।